काम नहीं कर रहा। चलिए, हरिओम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेट जेआरएफ की क्लास में हमारा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है। यूट्यूब पर रहे हैं जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे आज के टॉपिक को। क्या पढ़ा है हमने अभी तक? रिवीजन कर लें, थोड़ा सा क्विक रिवीजन, उसके बाद आगे चलते हैं। कौन आ रहे हैं? हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। नीता जी। जी मैम, आ जाइए। स्टार्ट कीजिए रिवीजन। हैंड रेज किया था ना आपने? वो पहले से ही था मैम। मैं को-एड बना रही हूँ। प्रीति मैम, आपको बना दे रही हूँ क्योंकि अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं कुछ, तो फिर क्लास में मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी, बीच बीच में आप कर लीजिएगा। एक नीलू जी को बना दिया है, तो जिसको भी लगे ऐड कर लीजिएगा फट से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी नहीं आ रहे हैं रिवीजन कराने के लिए? संध्या मैम सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, मैंने ना ऐसे चलते चलते क्लास ली थी, लेकिन आपने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पढ़ाए थे। अम, और उसमें एसिड रेन के बारे में शायद पढ़ा है। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का रहेगा। हमारे जो चल रहे हैं पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दों में ही हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशंस होते हैं जितने टाइप के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। वेस्ट मटेरियल इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम पॉल्यूशंस जो चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने थोड़ा सा पीछे जाके देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी हमने जो पढ़े थे उसमें ये सारे हमको नजर आए थे कि टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं, मानव जनित प्रदूषक होते हैं, उसी में फिर गैसीय आ जाते हैं, फिर उसके बाद में कणिकीय आ जाते हैं, मतलब पार्टिकुलेट, जिसमें कुछ पार्ट्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे धुआं, ताप और संयंत्र। इन सब में जो इन सब से जो पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड बीच में आनी चाहिए थी, वो मैं पहले बता देती हूँ आपको, ये वाली। फिर उसके बाद हम चलते हैं। ये पहले सर ने भी पढ़ाया होगा, रवि सर ने जब पढ़ाया था, तो वहीं से मुझे लगा कि ये चीज रह गई है, एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नए लोग जो हैं उनको नहीं पता है ये। तो यहाँ पर जो हमारी अर्थ होती है, एटमॉस्फेयर कहाँ पर होता है? अर्थ के चारों ओर होता है, सराउंडेड। ये हमारी मान, अरे चेंज कलर करना पड़ेगा इसका, ऑटो पे ये डला हुआ है। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। अब इसका एटमॉस्फेयर कहाँ होगा? इसके चारों ओर होगा इसका एटमॉस्फेयर। तो इसमें कुछ अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे हम अपने घर से जाते हैं निकलकर, तो हम 10 किलोमीटर चले, तो 10 किलोमीटर के बाद जो एरिया आ रहा है उसका नाम चेंज हो गया। वहां की कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका नाम अलग है, या वहां किसी दूसरे ने बनाया है उसके हिसाब से उसका नाम कुछ और है। ये सड़क ही मान लीजिए, हम चलते चलते आगे पहुंचे, अभी तक कोई और रोड था, किसी और नाम का रोड था, सड़क थी, अब उसका नाम चेंज हो गया। महात्मा गांधी सड़क पे चल रहे थे, अब हम जवाहरलाल नेहरू सड़क पे पहुंच गए। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर किलोमीटर के हिसाब से, हम ऐसे में अगर बात करें जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये बीच से भी देख लें हम कि हर हर उसमें मतलब डायरेक्शन में चारों साइड से बात होती है, क्योंकि वो तो गोल है, तो चारों तरफ जाएंगी चीजें। तो अभी हम इसको ऐसे में देख रहे हैं, ऐसा मान के खड़े में, तो 10 किलोमीटर तक चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा हमारा? सबसे पहले ये आएगा ट्रोपोस्फेयर। 10 किलोमीटर तक का जस्ट ऊपर का मान लीजिए, जो हमारी सरफेस होती है, भूपर्वटी जिसको कहते हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है अर्थ की, उसके ऊपर जस्ट 10 किलोमीटर का जो रेंज होता है, हम अपने आसपास भी समझ लीजिए, उसमें कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। और जितनी भी
एयर है उसका 80% इसमें होता है। टोटल जितनी भी वायुमंडल में गैस है, एयर है एटमॉस्फेयर में, उसका 80% इसी 10 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं, और हम चले, ये यहाँ से देख लीजिए 10 किलोमीटर दिख रहा है। फिर इसके बाद और हम आगे चले 40 किलोमीटर पर पहुंचे तो कौन सा आ गया हमारा, स्ट्रेटोस्फियर आ गया। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है यूवी रेस का मामला यहाँ पे हमको आएगा। तो यहाँ पे कौन सी समझ लीजिए आप, वो जो ओजोन वाली हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, कौन एब्जॉर्ब करता है इसको, यूवी रेस को। यूवी रेस को हमने पढ़ा था कि O3 ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है। तो अगर क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से स्फीयर में आती है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्ब जहां हो रही है और यूवी रेस जहां एब्जॉर्ब हो रही है वहीं पाई जाएगी ओजोन लेयर, क्योंकि वही एब्जॉर्ब करती है। तो 40 किलोमीटर का जो दायरा है स्ट्रेटोस्फियर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में पेन रखे हो तो। क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाले को बोलते हैं जो 10 किलोमीटर का दायरा है। उसके बाद वाले स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। यहीं पे यूवी रेस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है मीजोस्फेयर्स मतलब मध्य मंडल। मीजो मतलब मध्य मंडल, सेंटर में आ रहा है ये। इसके नीचे ये जो हम यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं तो इसके एकदम सेंटर में ये आ रहा है 50 किलोमीटर का रेंज जो आ रहा है, इसमें ही हमारा मान रहे हैं हम मीजोस्फीयर, मध्य मंडल हिंदी में इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम मेटेरोइड्स, मतलब जो उल्का पिंड जैसी चीजें समझ लीजिए आप, उस टाइप की चीजों से ये बचाता है। किसको, अर्थ को बचाता है ये वाला मंडल मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। और एग्जैक्ट इसका मीनिंग हम देख लेंगे या आप उस पे गूगल पे भी कर लेंगे ट्रांसलेट तो आपको पता चल जाएगा। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट क्या आएगा अब हमारा सबसे, ये आ जाएगा थर्मोस्फीयर, मीन्स आपका तापीय मंडल आ जाएगा। ताप मंडल इसको बोलते हैं। 300 किलोमीटर की रेंज पे ये आएगा। उसके बाद हमारा आता है एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, बाहर चलेगा। इसके बाहर जो गए तो हम देखते हैं ना अंतरिक्ष वगैरह जो जाते हैं, तो अगर वो इस रेंज के बाहर चले गए मतलब फिर वो वापस नहीं, फिर वो वहीं तैरते रहेंगे, फिर वो लौट नहीं पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बाहर चले गए। तो ये सारी जो है अलग अलग स्फीयर्स हैं या मंडल हैं, इनको किस स्फीयर की क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमको ये एक एक सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये ध्यान में रखना है कि जितना भी वायुमंडल होता है वो 10 किलोमीटर की रेंज में ही होता है, मतलब 80% जो एयर है वो यहीं पे होती है। फिर उसके बाद में हमारा जो सेकेंड नंबर का है समताप मंडल या हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर पाई जाती है और यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद वाले में क्या होता है, मेटियोरिटीज से क्या होता है, सुरक्षित करता है ये वाला मंडल। और उसके बाद में जो आता है हमारा थर्मोस्फीयर, उसमें क्या होता है, अच्छा ये यहाँ पे इसका ये काम दिया हुआ है। मैं भी कपिल शर्मा बन जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। कपिल शर्मा को जो शब्द नहीं आता वही वही। कोई रिप्लाई तो करो, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, किसी को पता है इसका? मेरी आवाज जा रही है सब तक? यस मैम। क्या है ये? चलिए कोई बात, को आप मध्य मंडल बोल रहे थे ना? हाँ चलिए ये हो गया, ये समझ में आ गया हमारा। आगे बढ़े इससे,
नेक्स्ट, ये हम जी पढ़ मैम। चुके हैं, ये बीच का यही का है ये, इसलिए इसको पीछे जाके हमने समझा है इस वाले पूरा, क्योंकि हम अगर एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूशन अगर हमको समझना है तो ये कम से कम हमको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी हैं, क्या उनका रोल है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने बताया यहाँ पर। अब हम वापस से चलते हैं, हमारा जो चल रहा था मेन टॉपिक उसी पर। हम कल कुछ हमने मतलब लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने ये चीजें देखी थी। प्राथमिक प्रदूषण, इसमें क्या थे, ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं। आजकल तो हम सब लोग सिलेंडर का यूज करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए। पहले के जमाने में क्या होता था, आज भी गांव में होता है, लकड़ियां जलाकर, चूल्हा जलाकर उस पर खाना बनाया जाता है। उसमें हम देखते थे लकड़ियां, अगर सभी ने देखे होंगे, सर्दी में तो जलाते ही हैं, अगर खाना नहीं भी बना रहे तो हाथ सेकने के लिए उसमें से कैसा नीला नीला सा धुआं, नीली जलती है, नीली लौ निकलती है, काली लौ निकलती है, तो वो आग का कलर भी अलग अलग। तो वो किसके कारण से होता है, ये जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन सब के कारण उस धुएं का, उस आग का रंग अलग अलग होता है। फिर द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हमने देखा था कि जो ये प्राथमिक प्रदूषक हैं वो जो नेचुरली वहां पर पहले से है, जो भी है, चाहे गैसें हैं या कुछ कण हैं, उनसे मिलकर या जो वहां विकिरण है उसके प्रभाव में आकर जो प्राइमरी प्रदूषक है वो उनसे मिलकर एक नया ही तत्व बना लेते हैं, जिसके कारण जो नई चीज बनी है वो क्या कहलाती है, फिर द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कहलाती है। उसमें क्या क्या जाते हैं ये हमने एग्जाम्पल देखे थे। पहला क्या था, SO2 ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बना लिया। ये क्या करते हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब SO3 ने जल वाष्प के साथ में, जल वाष्प मतलब क्या होता है, जो वाटर वेपर हो गया। हाँ, वाटर वेपर, एग्जैक्टली। तो उसके साथ मिलकर क्या कर लिया इसने, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। सल्फ्यूरिक एसिड हम जो साइंस वाले बच्चे अगर हैं कोई तो उन्होंने देखा होगा, लैब में यूज करते हैं, पीला पीला सा रहता है, नींबू पीले रंग का रहता है। अगर बहुत एकदम कंसंट्रेट है तो अगर आपके हाथ पे गिर गया गलती से, टीचर लोग बहुत सावधानी से काम करवाते थे, या वहां पर जो ऑब्जर्वेशन करने वाले रहते थे कि आपके हाथ पे एक छींटा भी आ गया तो जल जाएगा। और मोस्टली टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए पहले इसी का बहुत ज्यादा यूज करते थे, HCl और H2SO4 का। बहुत खतरनाक ये होते हैं, इसलिए इनको वहां पर लैब में पानी के साथ डाइल्यूट करके, लेकिन पता रहता है कि कितना पानी और कितना सल्फर वो लेना है, एसिड लेना है, तब हम काम कर सकते हैं। डायरेक्ट इनके टच में बहुत मुश्किल होता है। तो ये सोच लीजिए कितना खतरनाक है, और जब ये अम्ल वर्षा के रूप में आएगा तो फिर किस तरह से नुकसानदायक है। फिर अगला क्या होता है, धुआं और कोहरा मिलकर क्या बना लेते हैं, धूम कोहरा, जिसको स्मोक बोलते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आप एज इट इज याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। NO2 के दो अन्य प्रदूषक, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PAN, तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे ये होता है। ये सारे, इनका सबका रंग, जितने भी एसिड होते हैं डार्क, उनमें से धुआं भी निकलता रहता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या काम करता है, जलाने का काम ही करता है। अब ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में, या तो सल्फर और हाइड्रोजन के साथ में है, तो खतरनाक तरीके से जलाने के लिए तैयार है। तो ये क्या चीज मिलकर क्या कर रही है, मतलब ये मिलके कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये NO2 जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2 जो था उसी का ही एडवांस थोड़ा सा हम स्वरूप कह सकते हैं। एक तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, तथा दूसरा क्या है, HNO3 है। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना लिया है, ये बना लिया नाइट्रिक अम्ल। ये एग्जाम्पल याद रखना है हमको। फिर अब हम देखेंगे कि वायु प्रदूषक जो है, अभी हम वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वायु प्रदूषक जो हम ये पढ़ चुके हैं, SO2 है, NO2 है, HNO3, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं, यही थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये क्या क्या काम, मतलब इनका उत्पादन कैसे होता है, ऑरिजिन कैसे होती है इनकी,
कहाँ से सोर्स क्या है, इनके उत्पादन के सोर्स क्या है, या ये क्या प्रभाव छोड़ते हैं और इनका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 क्या काम करता है, कैसे उत्पादित होता है, जीवाश्म ईंधन दहन। हम जीवाश्म ईंधन दहन के बारे में बहुत अच्छे से बहुत डिस्कस करते चले आ रहे हैं। गाड़ियों में जितना भी फ्यूल डल रहा है वो सब जीवाश्म ईंधन कहलाता है। उसका जीवाश्म ईंधन का दहन जैसे ही हमने गाड़ी में चाबी घुमाई और किक मारा या सेल्फ से स्टार्ट किया, ये चालू हो गया ये वाला काम। जैसे ही ये चालू हुआ, क्या चालू हो गया, इसका प्रोडक्शन चालू हो गया, निकलना चालू हो गया, वो जो काला काला धुआं निकलता है। उपभोक्ता एवं उत्पादक की श्वसन क्रियाएं, हम लोग छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को शायद ना पता होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, काफी समय बाद में आजकल बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो जो नई पीढ़ी के बच्चे उन सबको तो पता होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं बिल्कुल हमारी तरह। बस ये है कि वो केवल रात में लेते हैं। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से अपने घर में कि भाई पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात्रि में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। उसका कारण उन्होंने भले ही नहीं बताया हो, उसका कारण यही है क्योंकि रात में वो CO2 छोड़ते हैं, और CO2 हम भी छोड़ रहे हैं और वो भी छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हमको बेचैनी और घबराहट होने लगती है। आप बहुत दूर मत जाइए, पेड़ के नीचे मत जाइए। आप जिन लोगों को मुंह ढककर सोने की आदत है, जैसे मुझे, मैं बिना मुंह ढक कर के सो नहीं सकती, नींद नहीं लगती है। कई बार बहुत थक गए हैं, अलग बात है, तो क्या होता है, हम सो गए हैं और बहुत ज्यादा पैक, जैसे अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो बहुत ही ज्यादा पैक होकर सोएंगे हम, मोटा सा कंबल रजाई सब, तो क्या होता है अंदर जो हमारे श्वास तो हम बराबर ले रहे हैं, CO2 हम बराबर छोड़ रहे हैं, अब उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है। यहीं से आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि इसकी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ते हैं, CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस कही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस कही जाती है CO2। तो आप उसकी कल्पना उस अपना जो कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर पसारने वाली कंडीशन में कर सकते हैं। आप ओढ़ के एकदम पैक की, बिल्कुल हवा निकलने की, ना अंदर जाने की ना बाहर जाने की जगह, आप 10 मिनट के अंदर, ना 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 5 मिनट के अंदर आप छटपटा जाएंगे, क्योंकि वो CO2 आपको परेशान कर डालेगी, इसीलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और उस पर भी हम एक जो भी कुछ ओढ़ रहे हैं कंबल या रजाई, उसकी अपेक्षा भले ही पतले पतले हम पतले पतले लेंगे, लेकिन 2 लेंगे तो वो पतले पतले भी एक मोटे की अपेक्षा काम करेगा, क्योंकि 2 लेयर है, एक से जाएगी तो एक से तो निकल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही काम होता है जैसा ग्रीन हाउस लेयर में होता है काम, कि गैसेस पृथ्वी पर तो आ जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती हैं। ऐसे ही होता है कि आपने एक लेयर से पार कर गई, एक कंबल में से पार चली गई गैस जैसे भी, लेकिन वो दूसरी से बाहर नहीं जा पाएगी, वो वहीं होती रहती है, इसलिए बहुत जल्दी हमारा टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाता है। आई होप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। साथ साथ चीजें बताते जा रहे हैं ताकि कम समय में आपका ज्यादा कवर हो सके। फिर वैश्विक तापन वृद्धि, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बता रही हूँ। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, सारी दुनिया बात करती है, सम्मेलन आयोजित करे, जैसे रियो डी जेनेरिया वाला हमने पढ़ा, तो पृथ्वी सम्मेलन, इस टाइप के फिर चर्चाएं करनी पड़ती है, इकट्ठा होना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे चाइना है और इंडिया है, इनके ऊपर बड़ा लांछन है इस मामले में कि भाई आपके यहाँ से सबसे ज्यादा ये गैस निकल रही है, आप लोग कंट्रोल करो, कुछ ना कुछ उपाय करो इसके लिए। फिर औद्योगिक क्रांति से पहले इसका सांद्रण, मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 280 ppm था, जो वर्तमान में लगभग 400 ppm हो गया है। अब ये ppm क्या है, इसको थोड़ा सा मैं अलग से समझा दूंगी। अभी सिर्फ इसको ऐसे ही समझ मतलब पढ़ के चलेंगे कि एक पैरामीटर होता है ये किसी भी चीज को मेजर करने का। इसको मैं पूरा एक थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगी, 5-10 मिनट लेके अलग से ही इसको समझा दूंगी तो अच्छे से समझ में जाएगा, क्योंकि वो अभी उस स्लाइड में आ नहीं पाया टाइम की कमी के कारण। निवारण के उपाय,
वन रोपण तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग। बैटरी वाले वाहन चलाएं, जीवाश्म ईंधन को हम कम से कम यूज करें या धीरे धीरे उसको छोड़ दें हम। और ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे उसको खाना बनाने में यूज कर लेंगे, CO2 को। बिना CO2 के भोजन नहीं बना सकते ना पेड़ पौधे। और रात में फिर श्वास के समय छोड़ते जरूर है, लेकिन दिन में तो वो ज्यादा से ज्यादा जितनी मिलेगी वो उसको अपने खाना बनाने के लिए। पता है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी को, क्या क्या चीजें लगती हैं उसमें, क्या क्या लगती हैं? CO2 लगता है, सन हो गई, वाटर, हाँ, और एक चीज और लगती है CO2, सन का प्रकाश, और वाटर, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल का होना बहुत इम्पोर्टेंट। क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के खाना नहीं बन पाएगा। ये एक इस पूरे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की मतलब बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है मुद्दा कि इसके बिना खाना नहीं बन पाएगा। और जब ये बनाते हैं तो लास्ट में क्या हमको मिलता है, O2। इनके लिए ये क्या है, O2 वेस्ट मटेरियल है, इनका उत्पाद है। मतलब हमारे शरीर से जैसे हम वेस्ट निकाल देते हैं CO2, वैसे ही ये इनके वेस्ट के रूप में O2 को निकालते हैं। लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी है, इनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए उपयोगी, और जो हमारे लिए अनुपयोगी है वो उनके लिए बिल्कुल उल्टा है। और ऐसे ही बैलेंस बना हुआ है, कहते हैं ना प्लस और माइनस अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, एक जैसी चीजें दूर भागती हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज कहीं ना कहीं हमको नजर आ रही है कि बैलेंस पृथ्वी पर इस तरह से बना हुआ है। फिर अब हम दूसरी देखें, इंपॉर्टेंट गैस है मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान, मनुष्य पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है इसका, और मानव जनित उत्पादन पर नियंत्रण। मानव 60% जो 60% मीथेन उत्पादन में योगदान देता है। कैसे कैसे देता है, कल्पना कीजिए कैसे निकलती है मीथेन, जो वेस्ट होता है हम लोगों का, जो एक्सक्लीरेटरी सिस्टम से जो बाहर एकदम ही मल निकलता है हमारा, ये मीथेन वहीं से आपने सुना होगा बीच में कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा प्रचलन में आए थे गोबर गैस प्लांट। ऐसे बनते थे गांव में, कुआं टाइप का बना लेते थे, उसमें गांव के लोग या जिसके घर में बहुत गोबर है, बहुत गाय है, वो उसमें गोबर डालते जाते थे। इसी यहीं से एक पाइपलाइन डालते थे। अरे ये छूटता नहीं है तो फिर पूरी चित्रकारी हमारी खराब हो जाती है। ऐसा पूरा एक ये वो प्लांट रहता था, मतलब कुआं जैसा बनाता था, उसमें डेली गोबर जाता था, यहीं से ऊपर को एक पाइपलाइन डाल देते थे, और ये पाइपलाइन कहाँ जाती थी, घर में, रसोई घर में चली जाती थी, सीधा गैस से कनेक्ट रहती थी, गैस चूल्हे से। और गैस चूल्हा जो है वो इसी से जलता था। हमारे मामा जी के यहाँ पे थी, हमने लाइव देखा है इसको। हमारी बुआ जी के गांव में भी कुछ कुछ घरों में शायद अभी भी है, क्योंकि इतना गोबर होता है उसका, उसको यूं यहाँ वहां वेस्ट जाने से, गंदगी से बचत भी हो रही है। अपना थोड़ा सा एक LPG से हमको क्या होना चाहिए, निर्भरता भी थोड़ी सी कम हो रही है कि नहीं आया गैस हमारा LPG का सिलेंडर तो भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये बहुत स्लो जलता है, और इसको गैस को बनने में भी काफी टाइम, बहुत सारा गोबर जब होगा तब जाके थोड़ी सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और एक जगह मुझे याद है, एक पूरा वीडियो मैंने देखा था, कुछ साल हो गए हैं, 4 से 5 साल पहले, हैदराबाद में एक गांव पूरा ऐसा उन्होंने एक आइडिया लेके आए कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन का जो मल होता है, उसके लिए उन्होंने पूरी गांव में स्कीम लेकर आए। पूरा जो गांव की पंचायत थी उसने कि हर घर में टॉयलेट बनाए जाएंगे, और घर में जो टॉयलेट है उसका जो, जैसे ये प्रोसेस है ना सेम, इस ये वाली प्रोसेस ह्यूमन वाला जो वेस्ट है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया हर गांव में। और स्कीम क्या रखी है कि जिसके घर में मान लीजिए ज्यादा लोग नहीं है, अब वो तो ज्यादा लोग होंगे तभी तो ज्यादा गैस बनेगी, तो आप पैसे देकर अपने घर में लोगों को बुला सकते हैं। बड़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगा था, लेकिन कुछ लाए हैं आइडिया तो कुछ तो होगा उसके पीछे। और इतनी बड़ी सिटी है, टेक्नोलॉजी वाली सिटी है हैदराबाद, ऐसी सिटी नहीं है। तो ये इसका हम
कैसे, ये चीज यहाँ समझाने के लिए बताई मैंने कि मानव कैसे 60% मीथेन का उत्पादन करता है। ये इस तरह से करता है हमारे मल के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कार्बन मोनो ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। इंसान के प्राणों का हरण तुरंत कर लेती है, अगर संपर्क में आ गए तो छोड़ती नहीं है। कैसी होती है, इसका रंग भी पूछ लेते हैं, रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए पता भी नहीं चलता है कि हमारे आसपास कहाँ है, ये दिखाई नहीं देती है। सिंबल इसका किया है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों दिख रहा है, हम इसको कार्बन ऑक्साइड क्यों नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, तो जब O2 बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ 2 लगा रहता है तो मतलब डाई, और जब कुछ नहीं लगा है तब वहां पर इसको मोनो यानी सिंगल या एक बोलते हैं, इसलिए इसको मोनो ऑक्साइड बोला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से मतलब अध कचरा सा जो जलता है, स्वचालित वाहनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, जो औद्योगिक जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं वहां पर भी मतलब कहीं भी पूरी तरह से जो हमारे बायो ईंधन होते हैं, फ्यूल होते हैं, बायोटिक जो फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन वाले जो फ्यूल होते हैं, फॉसिल ईंधन इसको बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो हाँ, तो वो अगर पूरी तरह से नहीं जल पा रहे कहीं भी, चाहे वो कार में हो और घर में किसी और तरीके से या उद्योगों में, तो वहां हर जगह आप समझ लीजिए कि ये डेफिनेटली प्रोड्यूस होने वाली है। यहाँ तक कि सिगरेट आदि के धुएं से भी ये निकलती है। और कितना जा रहा है वायुमंडल में उपस्थित वायु प्रदूषकों का लगभग जितने और सब है ना उसमें से ये 50% है। मतलब अगर हम पूरे को माने 100%, तो उस 100 में से 50 तो यही है CO, और उसके बाद बचे हुए आधे में से अलग अलग हैं। फिर समझ लीजिए कितनी खतरनाक कंडीशन है इसकी। फिर इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होने के कारण इसकी अल्प मात्रा भी मनुष्य में सांस लेने में प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। क्यों, हम देखते हैं हमारे अंदर क्या होता है, श्वास ली हमने, कहाँ गई वो, फेफड़ों से, ऐसे फेफड़ों के माध्यम से कहाँ जा रही है, सॉरी ये हमने नाक से सांस ली, अब यहाँ से ये नली से, श्वास नली से जा रही है, फिर यहाँ पे ये लंग्स है हमारे दोनों। लंग्स में बहुत सारी अलग अलग हमने पढ़ी है एनाटॉमी में, ब्रोंकियल, ब्रोंकेटाई और क्या क्या होते हैं, एल्वोलाई, ये सब होती है। इन सब में पहुंच के फाइनली जो सबसे छोटी यूनिट होती है एल्वोलाई, यहाँ पे ही क्या होता है, गैस का इंटरचेंज होता है। मतलब इस हाथ दो उस हाथ लो होता है ना, CO2 अंदर जाएगी और O2 बाहर जाएगी, या O2 अंदर जाएगी, CO2 जब सांस ले रहे हैं तो CO2 अंदर जाएगी और CO2 हमारी जो है वो बाहर जाएगी। यहाँ पे एल्वोलाई में ये प्रोसेस होती है। तो अब ये जो संयोजन, मतलब ये पूरे जा कैसे रही है ऑक्सीजन के लिए कोई बस चाहिए ना, जैसे हमको यहाँ से मान लीजिए मैं भोपाल में हूँ, मुझे भोपाल से जाना है हरिद्वार, तो मुझे कोई ना कोई तो साधन चाहिए ना, बस से ट्रेन से कैसे तो जाऊंगी। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो इसके लिए क्या काम करता है, बस का काम करता है, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए। इस पे बैठ के सवार होके, जैसे दुर्गा महारानी हमारी शेर पे सवार होके जाती है, वैसे ही हीमोग्लोबिन शेर है और ऑक्सीजन हमारी दुर्गा महारानी है। तो इस पे बैठ के कहाँ जाती है, जहां उसको पहुंचना है अपने गंतव्य पे। लेकिन ये जो हमारी CO महारानी है, इनकी तो ऑक्सीजन मतलब इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ और भी ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग है, तो ऑक्सीजन तो गई इधर उधर, ऑक्सीजन तो छोड़ दिया हमने। जैसे कोई भाई कोई लड़का है, उसको या कोई किसी लड़की को कोई अच्छा जिसके साथ चल रही है, कंटिन्यू ट्यूनिंग चल रही है, बातचीत चल रही है,
उससे कोई अच्छा मिल गया तो उन्होंने क्या किया, सब बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी बातें समझ लेते हैं, इससे थोड़ा सा फिर ये लगता है इसकी फिर हर चीज खराब लगने लगी, छोड़ो इसको। तो आजकल ब्रेकअप के मामले बहुत ज्यादा होते हैं तेजी से। ऐसे ही है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जाने दो ये आने दो, ये बढ़िया है, भले ही वो आके गला घोट दे, जान ले, बस पैसे लेने तक उसका था कि तुम्हारी जेब खाली करवानी थी, करवा लिया, खूब ऐश कर ली। अब तुमको लग रहा है, उसको लगा कि भाई अब तो ये अपने मतलब का नहीं है, अब तो ये गिफ्ट भी नहीं दे रहा है अच्छे अच्छे, छोड़ो इसको। तो उसने क्या किया, निपटा दिया उसको, निपटा दो, काम खत्म, अगला कोई ढूंढेंगे टारगेट। ऐसी वाली कहानी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए, माइक ऑन करके, मैसेज नहीं दिखेंगे। जी मैम, यस मैम, आ 300 रहा का है। वो पॉइंट समझा देंगे मैम, वो 300 कौन? क्या बोल रहे? 300। 300, ये 300 गुना, जैसे कोई चीज मतलब 1% नुकसान कर रही है, मतलब ऑक्सीजन, देखो इसमें क्या है, संयोजन है, जुड़ने 3 की, गुना। जुड़ने की बता रही हूँ, जुड़ने की। जैसे ऑक्सीजन 1 मिनट में जुड़ रहा है, तो जो क्या है हमारा दूसरा CO, वो 300% और पहले जुड़ जाएगा इससे। ये मतलब एग्जाम्पल समझाने की दृष्टि से बता रही हूँ मैं, समझने का प्रयास कीजिए उसको कि इतने जल्दी और वो जुड़ जाता है उससे, 300 गुना ज्यादा जल्दी उसकी ट्यूनिंग उसके साथ में बन जाती है। समझ पा? मैम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड में ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, जो हाँ बाकी गैसेस हीमोग्लोबिन की जो आयंस है उसके साथ ये बहुत जल्दी मैचअप हो जाता है। जी जी, देखिए प्रीति मैम बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हैं एज अ डॉक्टर। थैंक यू मैम। आगे आगे पवन जी समझ में? जी जी मैम। आगे बढ़े। अगला हम एक चीज इसमें और देख लेते हैं, ये इसमें और क्या बता रहे हैं। सांस लेने में समस्या होती है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी गैस है एकदम जिससे मृत्यु संभव है, तो उसके लिए हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम याद रखना है। ये रंगहीन है, गंधहीन है, इसीलिए इसको दम घोटू क्यों, क्योंकि ये हमारा मतलब ऐसा लगता है हमको कि दम, श्वास नहीं ले पा रहे, इसलिए इसको क्वेश्चन क्या आएगा, दम गैस आया हुआ है क्वेश्चन कि दम घोटू गैस किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को या CO को बोलते हैं। और बच्चों में कम वजन का भी एक कारण है, मतलब अगर बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, ये पता नहीं चलता है। ये ऐसी चीजें हैं क्योंकि ना तो वो दिखती है ना मतलब उसकी स्मेल पता चलती है, तो इसलिए मुश्किल होती है इसको पकड़ना। फिर सिगरेट तंबाकू को प्रतिबंधित किया जाए, इससे बचाव है ये, मतलब कैसे बचे इससे, सिगरेट और तंबाकू से हो रही है तो उनको वेन लगाए, हो नहीं सकता, इतनी बड़ी आबादी है, बहुत मुश्किल है, लोगों को खाना पीना छूट जाता है अगर ये ना मिले तो। कुछ लोगों का कहना है कि हम फ्रेश नहीं हो पाते सुबह अगर हम सिगरेट ना पिए। कुछ लोगों के यहाँ पे, राम जी की सेना आ गई थी, कुछ लोगों के यहाँ पे क्या होता है, टॉयलेट में सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो लेके जाते हैं वहां पर, उसके साथ में ही उनका जो है प्रोसेस आगे बढ़ पाती है। कुछ लोगों का होता है गर्म पानी के साथ कुछ का चाय की लत, मतलब बड़ी यहाँ से सारी साइकोलॉजी से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बन गई जैसी साइकोलॉजी, फिर वैसे ही होगा। ऑटोमोबाइल का उद्योग, संयंत्रों में फिल्टर लगाकर प्रदूषकों को रोका जाए, मतलब जो भी वहां से निकल रहे हैं फिल्टर, उनको छान लिया जाए फिल्टर से, और फिर एटमॉस्फेयर में बिना इसके प्रदूषक यानी बिना CO वाली चीजें आगे बढ़ाई जाए, इसको फिल्टर करके अलग कर लिया जाए। अगला है हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन तत्वों के यौगिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, जितने भी हम ये सिंबल में देखते हैं, Cl, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन तो हमको जहरीली गैस है मैम, सबसे हाँ ज्यादा जहरीली गैस है जो कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर में वो ऐसा पाया जाता है। हाँ। तो ये जो है, ये है ना इनके सिंबल रहते हैं सबके, ये भी पता होना चाहिए। क्लोरीन का होता है Cl और फ्लोरीन का होता है F, Fl।
प्रीति मैम क्या होता है, Fl या F फ्लोरीन का? मम्मी एफ एफ होगा मैम। F अकेला होता है ना? क्लोरीन का मैम Cl होता है और F होता है। F अकेला होगा, होता है, L नहीं होता है इसमें। सिर्फ एल नहीं होता। हाँ तो ये साफ नहीं होते हैं क्या ऐसे बीच में से अपन चाहें तो? मैम इरेजर होगा ना। इरेजर इसमें नजर नहीं आ रहा है कहीं, और है क्या इसमें? जब एंड शो करते तो वो डिस्कार्ड के लिए पूछ लेता है, इरेजर ऐसे नहीं आता। है मिल गया, थैंक यू। बहुत ज्यादा नहीं चलाते हैं तो चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा क्या हम इसमें देख रहे हैं, ओजोन क्या क्या होते हैं ये, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन तत्वों के यौगिक होते हैं जो धरातल पर अपेक्षाकृत स्थिर तथा जीवों के लिए विषाक्त नहीं होते। अब स्थिर कैसे, जैसे कि अगर धरातल मतलब सरफेस पर, पृथ्वी की जो परत है उसके ऊपर अगर है ये, तो बहुत लंबे समय तक ये डिकम्पोज नहीं होंगे, डले रहते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस के बाद सालों लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में, और जहरीले होते हैं। तो जो जीव वहां पर जो है, सूक्ष्म जीव है या और भी जीव जो डायरेक्ट अर्थ के टच में रहते हैं वहां पर, उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। फिर ओजोन की अल्पता, जिससे परावैंगनी किरणें धरती पर सीधी आएंगी, इससे चर्म रोग, कैंसर आदि रोग होंगे। ये हमने पढ़ा है, हमेशा पढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन सीधा आता है कि ओजोन लेयर की अल्पता मतलब उसका जो कमी हो रही है उसमें, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो यही है CFC बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क से यह त्वचा को शुष्क करती है, अगर हमारे डायरेक्ट टच में आती है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है इससे। फिर ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमको अगर इसमें कमी लाना है, बचना है इससे, तो हमको क्या करना चाहिए, ऊर्जा सक्षम मतलब इसके वैकल्पिक हमको साधनों पे जाना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, इफिशियंसी उनकी ज्यादा हो। एरोसोल कैन का सीमित प्रयोग और 3R का पुनः अनुसरण करना। अब ये 3R कौन कौन से हैं, रिसाइकल और रिसाइकल, कमी एवं बिजली के उपकरणों को बंद रखना जब वे उपयोग में ना हो। अब इसका बनाना पड़ेगा इंग्लिश में, अभी मैंने नहीं किया है। एक तो हो गया रिसाइकल, है ना, पुनः चक्रण, और रिड्यूस, कमी मतलब रिड्यूस, और बिजली के उपकरणों को बंद रखना जब वे काम नहीं आ रहे। हम क्या करते हैं, किचन में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा पंखा चल रहा है इधर का, कि ठीक है थोड़ा बीच बीच में हम आके हवा ले लेंगे, या हमको थोड़ी ही दूर कहीं जाना है तो हम सोचते हैं कौन इतनी सी देर के लिए टीवी बंद करके जाए, पंखे बंद करके जाए, फ्रिज बंद करके जाए। कई तो 8-8 दिन के लिए भी जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए जाते हैं, महीने भर के लिए भी, तो भी फ्रिज ऑन करके चले जाते हैं कि चीजें खराब होंगी, अब उन चीजों को कहाँ हम हटाते रहेंगे, तो चालू छोड़कर ही चले जाते हैं, जबकि वहां उस समय उनकी आवश्यकता नहीं है। तो चीजें तो बाहर जा रही हैं, तो अगर हम इनको बंद करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें थोड़ी सी कमी आएगी इसके बाहर निकलने में। नेक्स्ट हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, यह गैस जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल पानी के साथ मिल जाती है, या जल वाष्प के साथ हम पढ़ रहे थे, और H2SO4 बना देती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। भवनों का संचारण और धूम कोहरे का निर्माण। हम ताजमहल के बारे में बहुत सुन रहे थे कि ताजमहल का रंग कैसा होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है, वो इन्हीं सब चीजों के कारण होता है। अगर नेचुरल कोई चीज है उसमें कोई इस तरह के परिवर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी ही चीजें उसके लिए जिम्मेदार होती है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता ही है। वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना चाहिए इससे बचाव के लिए, और निम्न सल्फर युक्त ईंधन का प्रयोग परिवर्तित ईंधन का प्रयोग 2 तरह के हम कर सकते हैं, या तो उसकी हम क्वांटिटी ऐसी कर दें
कि जो ज्यादा नुकसानदायक ना हो, या फिर हम उसकी जगह पर दूसरे ही ईंधन का प्रयोग करें, उसका प्रयोग ही ना करें। फिर ओजोन, ओजोन अपने आप में भी अभी लग रहा होगा ये तो हमको बचाती है, ये क्यों हमने प्रदूषक में लेके रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि जब ये समताप मंडल में, अभी हमने पढ़ा था ना कौन सा वाला था, स्ट्रेटोस्फियर, उसमें अगर ये है तो हमारी मित्र है, हमको बचाएगी यूवी रेस से। लेकिन अगर वही नीचे वाले स्फीयर में, क्षोभ मंडल में, या फिर कौन सा था, कौन सा था अभी नाम नहीं आ रहा मुझे, वो जो क्षोभ मंडल को बोलते हैं, स्ट्रेटो नहीं, थर्मोस्फेयर, ओहो सॉरी नहीं आ रहा अभी उसका नाम, एकदम से टंग पे रहती है। ट्रोपोस्फियर, थैंक यू। ट्रोपोस्फियर में अगर है और हमारे टच में आ रही है तो हमारे लिए मतलब नुकसानदायक है, विषाक्त है, तो ये तब हमारी शत्रु है, मित्र नहीं है। लिखा है ना ये कि यूवी किरणों को रोक कर तो मित्र है हमारी, और पृथ्वी पर प्रदूषण के रूप में शत्रु भी है। आंखों एवं त्वचा पर अत्यंत विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करती है। कई बार आपने देखा होगा यूं ही हमारी आंखों में जलन, आसपास ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन आंखों में हल्की सी जलन हम अनुभव करते हैं। त्वचा पर भी थोड़ा सा हमको ईचिंग कभी फील होने लगती, कुछ होने लगती, तो ये हमको चीजें समझ में नहीं आती, तो हम यहाँ समझ रहे हैं उस चीज को कि क्यों हो सकती है, उसका एक संभावित कारण ये भी यही है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो होते हैं कारण उनमें से एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है इस वजह से हमारी आंखों में जलन हो रही हो। फिर प्रतिरोधक क्षमता को, यानी हमारी जो होती है इम्यून पावर को कम करती है। सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई, जैसे सीओ से सांस लेने में कठिनाई होती है, इससे भी श्वास लेने में कठिनाई होती है, लेकिन उससे डेफिनेटली ज्यादा होती है, उसकी अपेक्षा ये कम खतरनाक है। रासायनिक व फिल्टर पद्धति द्वारा ओजोन का निस्तारण, इसका भी हमको क्या करना है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में है तो हमको केमिकल फिल्टर के द्वारा इसको क्या करना है, निस्तारण मतलब बाहर, ऊपर वहां जहां इसकी जगह है वहां भेजना है। कई घरों में चूल्हे जहां यूज होते थे, बीच में फिर चूल्हे में चिमनी का कंसेप्ट आया था कि पूरे घर में धुआं नहीं फैलेगा, ऊपर छत में चिमनी कनेक्ट कर दी, पूरा धुआं सीधा छत से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी ही कल्पना यहाँ कर सकते हैं कि ओजोन को फिल्टर के द्वारा हम सीधा जहां पहुंचना चाहिए 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर हमने 40 किलोमीटर वाले में पहुंचा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये क्या कर रहा है मानव शरीर में, इसमें देखिए हर एक के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबको टेबल बना के, मैं लास्ट टाइम जो क्लासेस दी थी किसकी ली थी मैंने, हायर एजुकेशन की और आपके जो नवदर्शन है, तो उनमें टेबल बनवाई थी मैंने, इस बार टेबल नहीं बना पाए हैं, लेकिन उस समय टेबल बनाई थी, आपको होगा तो बिल्कुल वैसे ही टेबल आप बनाइए। पुराने वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है हायर एजुकेशन के, तो आपको टेबल में ये सब एक साथ गैस रखनी है, NO2 SO2 ऐसे करके, यहाँ पे आप कॉलम बना के NO2 का रख लिया, O3 का रख लिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल का भी रख लिया, मतलब जो गैस है CO2 का रख लिया। ऐसे कॉलम एक साथ सामने चीजें दिखेंगी ना आपको, तो पता रहेगा कि ये तो इसका है, ये इसका नहीं है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग उसी को याद करेगा और आप गलत आंसर कर ही नहीं सकते, आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप एक साथ उनको देखें किसमें क्या कहा गया। अभी हम कॉलम पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, हर एक के अलग अलग हैं, कौन क्या कर रहा है, साथ में लेके आइए। एक होमवर्क एज ए होमवर्क इसको नोट कर लीजिए, कल सभी आज ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो कल सारे आप लेकर आइएगा टेबल में। ये आपका होमवर्क है, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगी अगर ये होमवर्क मुझे नहीं मिला तो। कल दशहरा है, बहुत अच्छा दिन है, पढ़ना है, मतलब अबूझ मुहूर्त है, उसमें आप जो भी काम करेंगे उसका सफल है, मतलब विजय निश्चित है उसमें। तो अगर पढ़ना है तो ये होमवर्क उसकी शर्त है। क्या हो रहा है इसमें, अति सांद्रण मतलब वही हाई कंसंट्रेशन होने से मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, ऑक्सीजन की अल्पता, कैंसर जैसे रोग होते हैं। भाई बताओ, अब ये एकदम यूनिक है, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा कि कैंसर कौन कर रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। ओजोन परत के
सांद्रण में कमी ला रहा है। 2 ला रहे हैं ओजोन परत के सांद्रण में। कभी एक और पढ़ा था हमने, कौन था, कौन ला रहा था? CFC। CFC, वेरी गुड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। SO2 भी या SO3 भी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। H2SO4 भी अम्ल वर्षा कराते हैं। फिर इससे और क्या होता है, त्वचा कैंसर के कारक PAN का निर्माण। ये त्वचा कैंसर के कारक होते हैं। क्यों है त्वचा कैंसर के कारक, बताओ? डायरेक्टली नहीं होंगे, इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि CFC ओजोन लेयर को कम कर रहे हैं। ओजोन लेयर कम हो रही तो यूवी रेज आ रही है, और यूवी रेज आ रही है मतलब त्वचा कैंसर होना है। PAN का निर्माण करते हैं। PAN जो हमने ऊपर पढ़े थे ना अभी। फिर ऑटोमोबाइल का सीमित व बेहतर उपयोग हमको इससे बचा सकता है। वैकल्पिक ईंधन का हम प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सीसा, या इसको लेड भी बोलते हैं। ये सीसा हम कई समय तक तो भ्रम में रहे कि ये सीसा वही होता है जिसमें मुंह देखते हैं। दर्पण, बहुत बाद में समझ में आया, नहीं अच्छा ये अलग चीज है। लेड, पीवी, इसका फॉर्मूला होता है पीवी। बताइए, लेड है लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? पीवी है। ये कहानियां बहुत उलझी हुई है। इंग्लिश और साइंस अपने आप में मतलब समझना मुश्किल होता है। यह तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र की समस्याओं और कैंसर का कारक। अब ये देखिए, दूसरा हो गया कैंसर का कारक। अभी कौन था जस्ट इससे पहले? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। और ये क्या, इसका अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करने से क्या होगा, हम इससे बच सकते हैं। यहाँ वहां ना डला रहिए। सीसा कहाँ पर यूज होता है, किस चीज में इसका यूज होता है? किसी को आइडिया है? बताइए। मैम ये शीशा कौन सा शीशा मैम? यही पाचन थर्मोमीटर तंत्र। मैम। हाँ, थर्मोमीटर। टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं ना मैम। थर्मोमीटर रहता है ना उसमें। ये वो नहीं है वो। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये। वो वो तो नहीं, पारा होता वो है। नहीं। वो तो पारा है, वो पारा अलग होता है। चीज। पारा मैम ये लेड, मैं बता लेड रही हूँ, अपन पेंसिल में यूज करते हैं ना, लेड पेंसिल्स के लिए जो यूज होता है। सिंदूर में भी यूज होता है मैम, सिंदूर में। सिंदूर में भी यूज होता है। देखिए, हाँ, सिंदूर में सिंदूर यूज बेस्ट होता है। एग्जाम्पल है। सिंदूर बेस्ट एग्जाम्पल है। कुछ मात्रा में शायद मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज होता है, शायद, कंफर्म नहीं बता ये रही हूँ। अगर अपना बैटरीज होती है उसमें भी यूज करते हैं, सेल हाँ बैटरी। हाँ, बैटरीज में यूज होता है। मुझे मतलब पेंसिल ऐसा पढ़ा बैटरी हुआ जो ध्यान होती है आ ना, रहा था, पढ़ा हुआ पेंसिल ध्यान आ रहा था बैटरी। कि ये हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज होता है। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम हर थोड़े थोड़े दिन में, जैसे पुराने जो 2G वाले फोन आते थे, वो तो सारे ओके, तुरंत आने लगे लगता है सर कपड़े तो। मैं माइक ऑफ कर लीजिए, किसका ऑन है? 2G फोन जो है आजकल सब कचरा हो गया और सब यहाँ वहाँ ढेर। आजकल आप सुनते होंगे, मैं भोपाल में बहुत सुन रही हूँ, गली मोहल्ले में दिन में 3-3 बार लोग आते हैं पुराने मोबाइल, चार्जर और दूसरी चीजें वो देकर, मतलब पैसे में दे या बर्तन ले ले उससे, और बाल तक बिक रहे हैं। सर के जो कंघी में बाल निकलते हैं, बोलते हैं कि आकर मतलब 2,000 रुपए किलो, 2,500 और 3,000 रुपए किलो मिल रहे हैं आपके, बिक रहे हैं सर के बाल। तो उसी के साथ में वो लेने आते हैं। ये तो ऐसे कचरा है पूरा। तो ये अगर हमने यूं ही फेंक दिया कचरे में, कहीं कूड़े मतलब जो ढेर लगा रहता है कचरे का, खाली प्लॉट है उसमें हम सारा कचरा डालते जाते हैं, वो मिट्टी में पहुंच गए तो वहां से ये लीक होगा ज्यादा। और हम महिलाएं हैं, सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम सब जानती हैं। खूब भर भर के हम सिंदूर लगाते हैं, नहाते हैं, जब वो सिंदूर पूरा पानी के साथ बह के कहाँ जाता है, कहीं धरती में और कहीं पानी जल में जाता है। तो ऐसे ये वातावरण में पहुंचता है। इसका सोर्स मैं बता रही थी। फिर वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, वेपोराइज्ड जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वो काय में आएंगे? अब वो आते हैं रंग रोगन में रहते हैं। रंग रोगन, या जो रंग रोगन वाले विलायती में जो पुताई हम करते हैं, पेंट वगैरह, पेट्रोलियम जैसे पदार्थों में भी पाया जाता है। और यह NOx यानी नाइट्रोजन के
यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड होगा उसमें उसके साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है, जो स्वास्थ्य व जलवायु पर खतरनाक प्रभाव डालती है। ओजोन वही हो, वही अच्छी लगती, वही निर्माण हो उसका, यहाँ पे निर्माण होगा तो जरूर ज्यादा हो जाएगी और हमको नुकसान पहुंचाएगी। क्या करें इसके लिए? फिल्टर प्रणाली का बेहतर उपयोग कर सकते हैं हम, हर चीज का, जिसका कोई और उपाय नहीं है। वॉइस नहीं आ रही ना? नहीं जी, नहीं ला रहे। लेफ्ट हो गई क्या मैम? शायद नेटवर्क इशू होगा। नहीं, नेटवर्क इशू नहीं हुआ, मैं पढ़ाने में इतनी मग्न हो गई थी कि मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। पावर यहीं पे सब रख लिया था मैंने और वो लगा भी दिया, ऑन भी कर दिया, लेकिन अभी दोबारा से करेंगे। तब तक हम पढ़ते हैं, 1 मिनट का टाइम लग, वैसे क्लास का टाइम भी हो गया है ना, आपकी नेक्स्ट क्लास है ना अभी? जी मैम। हाँ, तो हम उसको अभी शांति पाठ कर लेते हैं यहीं पर, और उसके बाद आपकी अगली क्लास शुरू हो जाएगी। कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे हम, कल ज्यादा देर भी पढ़ सकते हैं अगर इसी टाइम पे, या 3 बजे हमारा जो रूटीन टाइम है उसी पे क्लास हम स्टार्ट कर लेंगे, तो ज्यादा देर पढ़ लेंगे और चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आज का हम यही रखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए कोई भी, अगर लैपटॉप से जुड़े हैं तो। कोई है? मैं कर रही हूँ दोबारा से ज्वाइन जी लैपटॉप से। मैं कर देती हूँ, आप कर लीजिए। आप होस्ट हो क्या? जी अच्छा जी हाँ, जी कर दीजिए आप, कर दीजिए आप, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।